क्या आप ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो आपको पर्सनली बड़ा एक्साइट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स? बहुत सारे काम जो आज ह्यूमन कर रहे हैं कल रोबोट्स करेंगे। वहाँ पे सबसे अच्छा पैसा बनने की गुंजाइश आने वाले 10 साल में है। अब अगर मैं गूगल पे जाऊँ, सर्च करूँ नीलेश शाह, गूगल सर्च लिस्ट में आ जाता है आपका। मुझे आपसे बात करनी है आपके पहले करोड़ के बारे में। माताजी ने लोगों के घर पे काम करके मुझे बड़ा किया। पढ़ाई भी मैंने स्कॉलरशिप लेके की। जब भी हमने बंदर की तरह छलांग मारने की कोशिश की, गेमिंग में, क्रिप्टो में, पॉन्जी में, लॉटरी में, तो हमेशा पैसा खोया है। ऐसा मैं मान नहीं सकती, ये होता जरूर होगा, आई एम श्योर आपके साथ। ये हकीकत है। लोगों को पैसा बनाने का बहुत मन है, पर वो तरीके हमेशा गलत ही ढूंढते हैं आजकल। निवेश में हर किसी को रातों रात अमीर बनना है। अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हम लोग सब बिलियनर होते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नेटवर्थ शो के एक नए एपिसोड में। मैं हूं शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर नीलेश शाह। वो लाखों इंडियंस का पैसा संभालते हैं, बट वो अपनी वेल्थ कैसे मैनेज करते हैं, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड हाँ, वॉच आउट फॉर ऑल द क्रिकेट रेफरेंसेस दैट ही इज गोइंग टू बी यूजिंग इन दिस वीडियो। तो सर, आई थिंक पॉडकास्ट को आपसे ही शुरू करते हैं। आप कैसे हो? आपकी मार्केट कैसी है? हम तो हमेशा आशावादी हैं। जी। जब मार्केट गिरती है तो इसलिए खुश होते हैं कि अब यहाँ से रिटर्न अच्छा बनेगा, और जब मार्केट भाग गई होती है तो इसलिए खुश होते हैं कि अपना तो पैसा बन गया है। बात तो सही है। आई थिंक ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, ये थोड़ा सा पूरे पॉडकास्ट में काफी अच्छा होने वाला है। तो सर, आई थिंक आपको 30 ईयर से ज्यादा मार्केट में हो गए हैं एंड आपने सारे मार्केट के फेजेस देखे हैं, जब इन्वेस्टर्स अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ड्रॉ डाउन, रैली, सब कुछ। एंड मोस्ट पीपल जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, दिल बी फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है डिफरेंसेस इन हाउ द मिडिल क्लास अप्रोच द मार्केट 30 साल पहले वर्सेस नाउ? क्या हम लोगों ने कुछ बेटर करा है, हम वर्स हो गए हैं, क्या हुआ है? 30 साल पहले इतना नॉलेज अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट मैंने जब आर्टिकलशिप कर रहा था तब मार्केट में जाना चालू किया। इन टिप्स के ऊपर निवेश करते थे। पैसा कई बार बेड डिलीवरी में गुम हो जाता था। पतावट, वांधो, पेमेंट क्राइसिस, ये सारे वर्ड मार्केट में कॉमन टर्मिनोलॉजी में थे। आज उसके सामने नॉलेज अवेलेबल है। आप इस तरह के कई पॉडकास्ट देख सकते हैं। आपको एक राह देने वाला अवेलेबल है जो मार्गदर्शक बन सकता है। तो लोगों में जानकारी और समझदारी बहुत बड़ी है कंपेयर टू 30 इयर्स बैक। बट आदमी तो आदमी ही है। 30 साल पहले भी वो लालच और भय से ग्रस्त होता था, आज भी वही है। तो जो नहीं बदला है वो लालच और भय के बीच का माहौल। जो बदला है कि आप लालच और भय दोनों से परे हो सकते हो। जी। आपने ये जो इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट बोला ना, आई थिंक बड़ा सही है, स्पेशली फॉर आजकल के टाइम पे। आजकल के नए जो इन्वेस्टर्स आए हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस हर किसी के पास है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है। उनके पास भी ये जो ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास भी ये जो ज्ञान ले रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, इसका भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है या ये अच्छी चीज है? अनडाउटेबली टुडे देयर इज सो मच ऑफ नॉइज। या लोगों को ये पता नहीं है कि नॉलेज, एजुकेशन और विजडम, इसके बीच में क्या अंतर है। जी। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने पढ़ लिख लिया तो मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी। वैसा नहीं है। भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला। वहां के लोग प्रति साल जितना पैसा लॉटरी खरीदने में लगाते हैं उतना इक्विटी या म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते। अब आज तक उनको समझ में नहीं आया है कि लॉटरी के धंधे में बेचने वाला ही पैसा बनाता है। जिस दिन खरीदने वाले के पैसे बन गए, बेचने वाला धंधा बंद कर देगा। एग्जैक्टली। तो लोग एजुकेटेड जरूर हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी नॉइज भी सुन के रखी है, न्यूज भी देखते हैं, व्यूज भी देखते हैं जी। बट उसी चीज को नॉलेज या विजडम में कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा है। जी। 9 out of 10 people who trade in FNO loses money as per SEBI. या बट 10 out of 10 को लगता है कि हम तो 1 out of 10 कैटेगरी में हैं। वही। मैथमेटिकली जो पॉसिबल नहीं है उसमें लोग विश्वास करते हैं। तो नॉइज वर्सेस न्यूज
एजुकेशन वर्सेस नॉलेज एंड विजडम, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो जेनजीज जो जनरेशन है वो मार्केट्स में आ रहे हैं, नाउ देर एंटरिंग द वर्क फोर्स, मार्केट में एंटर कर रहे हैं। आई एम अ जेनजी। कंसिडरिंग आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आपको क्या लगता है हमारे लिए, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, सो दैट हम लोग भी थोड़ा अपनी आंखें खोली रखें? सो आपके लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है भारत देश। मैं जब मार्केट में आया तब मोटा मोटा मार्केट कैप $300 बिलियन था, जीडीपी भी उसके आसपास थी। आज मोटा मोटा जीडीपी हुआ है $4 ट्रिलियन, मार्केट कैप हुआ है $5 ट्रिलियन। तो मोटा मोटा मतलब हमारे जमाने में पिछले 30 सालों में $4.5 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप बढ़ा जी आपके लिए। वो चीज शायद नेक्स्ट 10 साल में होने वाली है जी 30 साल में आपके लिए जो समंदर मिलने वाला है वो हमारे तालाब से बहुत बड़ा रहने वाला है। बट देन स्विम तो आपको ही करना है। हम तालाब से पानी निकालते थे, आप समंदर से निकालेंगे, बट पानी तो निकालना पड़ेगा जी। सो फॉर द Gen Z द बिगेस्ट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज इंडिया ग्रोथ स्टोरी। हमें समय लगा सीखने में, समझने में। आज की जो Gen Z जनरेशन है वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास साधन है और सामने समंदर है, जितना पानी निकालना है आपके ऊपर है। बट मुझे डर इस बात का लगता है, जो आपने ये समुंदर वाला बात कहा है ना, डूबता भी इंसान समुंदर में ही है। तो किस किस चीज़ से हमें अवेयर रहना है, किस ट्रैप में नहीं फंसना है, उसके बारे में। लोगों के मन में है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरे हिसाब से लोगों को फॉलो करना चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। बचत की आदत डाल देनी चाहिए जी। गुजराती में एक कहावत है, त्रेवट त्रीजो भाई। जो आप कर कसरता करते हैं, जो थोड़ा बहुत बचत करते हैं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि छोटी बचत से क्या होगा, जब इनकम बढ़ेगी तब बचत करेंगे। छोटा बड़ा कोई मायना नहीं रखता, आपने कब से शुरुआत की वह मायना रखता है। तो छोटी बचत ही सही, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। तीसरा, लोगों को लगता है कि मैंने पैसे बचा लिए, वो सबसे बड़ा काम है। भाई, पैसे बचा के आपने कोई काम नहीं किया, उसको सही तरीके से निवेश करेंगे तब मंजिल पे पहुंच जाएंगे जी। निवेश में हर किसी को रातों रात अमीर बनना है। अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हम लोग सब बिलियनर होते, किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं होती जी। तो पैसों को आपको सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा। जब मैं आर्टिकलशिप के दरमियान दलाल स्ट्रीट में घूमता था तो एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन है ना, दिवाली की रात को होता है, बट पैसा बनाने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है। तो कहीं पे ये मानिए कि लक्ष्मी माता तक पहुंचने का रास्ता सरस्वती जी की कृपा से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस। अब आपके बारे में बात करते हैं। आई थिंक आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में आपने कई जगह बात करा है, बट इस पॉडकास्ट का इंटेंट ये है, ये समझना कि इंसान को अपनी वेल्थ कैसे मैनेज करनी है। अब अगर मैं गूगल पे जाऊं और मैं सर्च करूं नीलेश शाह, तो कहीं ना कहीं उस गूगल सर्च लिस्ट में आ जाता है आपका नेटवर्थ का क्वेश्चन, एंड बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत स्पेकुलेशंस है। समवन सेज इट्स 466 करोड़। उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। मुझे आपसे बात करनी है आपके पहले करोड़ के बारे में, आपके पहले फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। कैसे आपने अपने गोल्स अकम्प्लिश करे, कैसी रही वो जर्नी? सो मैं जब बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माताजी ने लोगों के घर पे काम करके मुझे बड़ा किया जी। तो पैसों की महत्ता तो बचपन से ही सीख ली थी। पढ़ाई भी मैंने स्कॉलरशिप लेके की। पैसों की महत्ता तो बहुत जल्दी समझ आ गई थी, बट फिर लगा कि इस पैसों से क्या करना चाहिए। पहले तो कोशिश यही थी कि पैसा बनाए, बट फिर
उस पैसों का क्या करना वो भी विचार में आता रहता है। तो एक गुजराती में पोएम है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गमतू मलिए तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल। If you are blessed with something, you don't put it into your pocket. You spread it like gulal so that everyone gets colorful. Yeah. So I chose the mutual fund career where through my knowledge I'll be able to create financial security for my investors. Yeah. Second, हमारा जॉब ऐसा है जिसमें पैसा तो अच्छा मिलता ही है, बट अगर अच्छा काम करे तो लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। तो अब मैं जिंदगी के उस मकाम पे पहुंच गया हूं जहां पे मटेरियल वेल्थ मायने रखती है जरूर, बट उससे ज्यादा मायने रखती है लोगों की दुआएं। जी। कहीं जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से वंस योर मटेरियल नीड्स आर मेट, अब ब्लेसिंग्स की तरफ चलना चालू कर देते हैं। जी। आई थिंक मैंने बहुत फंड मैनेजर्स से बात करी है, बट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे दैट आई हैव हर्ड ऑफ इट, कि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस बी फाइनेंशियली सिक्योर, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ही है। हमने हमेशा आसपास देखा है कि लोगों को बचत करना तो आता है, बट निवेश करने में गलती करते हैं। आज भारत में जो करेंसी नोट है, आपकी मेरी जेब में जो करेंसी नोट है, वो तकरीबन 35 लाख करोड़ से ज्यादा है। 10% अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पकड़े तो साल का 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान लोग करते हैं। किसी ने घर पे पैसों के जाड़ उगते हुए देखे नहीं है, बट हर कोई ये उम्मीद में घर पे करेंसी नोट के बंडल लगा के रखा है। जी। पॉन्जी स्कीम आए दिन आप सुनते हैं कि लोगों ने किसी के भरोसे, किसी के सहारे पैसा डाल दिया जी। और फिर वो पैसा गबन हो गया। एफएनओ ट्रेडिंग, क्रिप्टो, गेमिंग, लॉटरी, मटका, पैसे बनाने के लिए लोग ऐसे ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं कि पैसा चला जाता है, और फिर डर के मारे वो एकदम सेफ खेलना चालू करते हैं। जी। अगर आप सेफ खेलेंगे तो महंगाई को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे तो आपकी विकेट गिर जाएगी। आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है जो ये सिखाए कि भाई यॉर्कर आ रहा है तो खाली विकेट बचा ले, और हाफ वॉली आई है तो जोर से बल्ला घुमा दे। हो सकता है कि हाफ वॉली पे बल्ला घुमाने में शायद आप कैच आउट हो जाओ बाउंड्री के ऊपर, बट फिर भी वो रिस्क लेना जरूरी है, रादर देन यॉर्कर को मैं छक्का मारने की कोशिश करूं। बिल्कुल सही। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को पैसा बनाने का बहुत मन है, वेल्थ बनाने का बहुत मन है, पर वो तरीके हमेशा गलत ही ढूंढते हैं आजकल। बड़ा ग्लोरीफाइड हो गया है ये ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट पैसा कमाना, शायद वो वहां पे प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। आप कितने करोड़ों इंडियंस के लिए पैसा संभालते हैं, बट आपने अपना पोर्टफोलियो में कैसा एसेट एलोकेशन कर रखा है? थोड़ा लाइटर वेन आंसर है। मुझे 100 रुपए मिलते हैं पगार में, 40 रुपए सरकार ले जाती है, 10 रुपए मैं प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, 10 रुपए न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी 20 रुपए या सेबी लेके जाती है मेरे सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो बाकी 20 रुपए बचता है वो मैं बीवी को दे देता हूँ। तो मुझे आज तक कभी अपने पैसे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा मैं मान नहीं सकती, ये होता जरूर होगा, आई एम श्योर आपके साथ। ये हकीकत है। तो फिर आई थिंक इसीलिए तो आप ये बिजनेस में नहीं, क्योंकि आप अपना पैसा तो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों ना इंडियंस का ही संभाल लूं। भगवान मेरे पे मेहरबान है तो पैसा तो बन गया है। देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि ठीक है अब तो पैसा बन गया है, फाइनेंशियली मैं सिक्योर हूँ, मेरी फैमिली सिक्योर्ड है जी। तो अब कोशिश यही करे कि हम बाकी लोगों को सिक्योर कर सके। बिल्कुल। एंड मेरा जॉब मुझे अच्छा पैसा भी देता है, ब्लेसिंग्स भी देती है। अगर आपका जॉब आपको पैसा और ब्लेसिंग दोनों दे रहे हैं, तो आपके कभी भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि रिटायरमेंट का क्या करना है? बिकॉज आजकल ट्रेंड में बहुत है अर्ली रिटायरमेंट, तो खासकर। सो कई बार वो ख्याल आता रहता है कि अब रिटायर हो जाए, पहले की तरह भाग नहीं सकते, बट फिर जब इस ख्याल से बाहर आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी तो कितनी बड़ी जर्नी बाकी है। अभी
कुछ समय पहले यहाँ बम्बई के नॉर्दर्न सबब मीरा रोड में एक पॉन्जी स्कीम वाला बैंकरप्ट हो गया, पैसा लेके भाग गया। उसमें आम निवेशक ने पैसा खोया, वो तो समझ सकते थे। म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय ने भी वहां पे पैसा खोया। तो हम दुनिया को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के एम्प्लॉयज को हमने सही तरीके से ज्ञान नहीं दिया है जी। तो जब सामने दायित्व देखते हैं तो फिर सारे ख्याल भाग जाते हैं और आप दौड़ने लगते हो। आपको लगता है भी जरूरत है शायद मार्केट को आपकी, है ना? ओके। आपने कहीं पे कहा था दैट द नेक्स्ट जनरेशन will be more independent because they are evolving not just in the way they earn but in how they perceive financial security. इस जनरेशन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं अबाउट हाउ इम्पल्सिव ये जनरेशन हो चुकी है, बस जल्दी पैसा बनाने का जो नीड है अभी सब में, इसको कैसे मैनेज करें? एंड आप बहुत पेशेंट हो, तो ये पेशेंस हम जेनजी लोग कहाँ से लाएं? वॉरेन बफे को किसी ने पूछा था कि सर आप तो इतनी सारी बातें करते हैं, आपके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं, बट आपके जैसा दूसरा वॉरेन बफे तो कोई बना नहीं। तो कोई ऐसी तरकीब है जो आप ही जानते हो और आपने लोगों से जाया नहीं की? तो वॉरेन बफे ने कहा कि मैं जो करता हूँ वो मैंने सबको बताया है, बट लोगों के पास मेरे जितनी पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए दूसरा वॉरेन बफे नहीं बना। तो हमें वॉरेन बफे से ये सीखना चाहिए कि भाई discipline and patience, these are the two most important thing to make money. So एक कहावत है कि it's always better to learn from someone's experience rather than committing your own error. तो मैं ये कहूँगा कि हमारे अनुभव से सीख लीजिए। जब भी हमने बंदर की तरह छलांग मारने की कोशिश की, एफएनओ ट्रेडिंग में, गेमिंग में, क्रिप्टो में, पॉन्जी में, लॉटरी में, तो हमेशा पैसा खोया है। और एक एसआईपी जो चल रही थी पिछले 15, 20, 25 सालों से, उसमें पैसा बन गया। तो दूसरों के अनुभव से सीख लीजिए कैसे डिसिप्लिन रखा जाए, कैसे पेशेंस रखी जाए और कैसे आपका पैसा ग्रो हो सकता है। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आई थिंक ज़्यादातर ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे कुछ ऐसे एज रेंजेस के बारे में हम बात करेंगे एंड मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस एज रेंज में सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो सकता है। तो अगर कोई इंसान अपनी 20s में है, उस इंसान को सबसे ज्यादा क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए जब उनके फाइनेंसेस की बात आए? सो चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, आपको हमेशा अपने आप को पहचानना चाहिए। एक मिर्जा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कोविड के समय में बहुत अच्छे प्रोफेशनल ने डर के मारे अपना पोर्टफोलियो बेच दिया, लॉस बुक कर लिया। और एक वृद्ध महिला ने अपना सारा पोर्टफोलियो जो कंजर्वेटिव था फिक्स्ड इनकम में, उसे इक्विटी में शिफ्ट कर दिया। आज 4 या 5 गुना पैसा बन गया है उनका। ये दोनों अपने आप को जानते थे या नहीं जानते थे? वृद्ध महिला जरूर से अपने आप को जानती थी, इसीलिए वो रिस्क ले पाई और सही समय पर रिस्क लेके बहुत अच्छा पैसा बनाया। वह जो प्रोफेशनल थे वो अपने आप को जानते नहीं थे, इसीलिए उनसे गलत डिसीजन गलत समय पे हो गया। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, रिस्क टेकर है, एवरेज इन्वेस्टर है। कोविड के समय में आपने इक्विटी की खरीदारी की तो आप रिस्क टेकर हैं। कोविड के समय में आपने बेच दिया तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। और जो चल रहा था वो चलने दिया, कुछ खिटपिट नहीं की, तो आप एवरेज इन्वेस्टर हैं। अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप निवेश करना सीखें। दूसरों की पोर्टफोलियो देख के निवेश मत करिए। हर किसी को यही लगता है कि मेरे नेबर ने मेरे से ज्यादा पैसे बनाए। भाई हर कोई अपने प्रॉफिट की वाहवाही करता है, कोई अपने लॉस की थोड़ी करेगा। एंड अगर कोई इंसान 50s में है, एंड अगेन वो एक टाइम होता है जहाँ बहुत लाइफ में चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस इंसान के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगेन अपनी रिस्क प्रोफाइल समझिए, अपने गोल सेटअप करिए। अगर आप लेट्स से 50 साल के हैं तो 10-15 साल में रिटायर होंगे, आपको सैलरी की तरह एक रेगुलर इनकम आनी जरूरी है।
तो कुछ पैसा उस तरह से निवेश करिए कि आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके रिटायरमेंट के बाद, जी। आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहे। कुछ पैसा आपको ग्रोथ में निवेश करना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है कि रिटायर हुए मतलब 5-10 साल में भगवान के पास चले जाएंगे। हो सकता है कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ लंबी हो जी। और उसके लिए ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ताकि आपकी भविष्य की लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टमेंट गोल दोनों को समझिए और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाइए जिससे आप फॉलो कर सके। एकदम कंजर्वेटिव मत हो जाना बिकॉज आप रिटायर हो गए, एकदम एग्रेसिव मत हो जाना बिकॉज आपके पास कुछ पैसे आ गए। एक संतुलन बना के रखना। वैसे तो हमने मजाक में आपने बताया कि आपकी वाइफ एंड सेबी और ये सब लोग अपने पैसे आपके लिए जाते हैं, बट जब आप अपने पैसे एक्चुअली में मैनेज करते थे, जब अपना वेल्थ मैनेज करते थे, तो उस टाइम पे आप कैसे प्रायोरिटाइज करते थे कि मुझे इतना निवेश करना है, इतना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगाना है, या अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, ट्रैवल करना है, और कितना सेव करना है? तो आपने क्या कभी इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाया या कोई सिस्टम क्रिएट करा जिसकी आपकी बड़ी हेल्प करी है? मेरी वाइफ आज भी जितना पैसा खर्चा होता है उसका हिसाब रखती है, बजट बनाती है। वो खुद सीख के आई थी, मैंने पुश नहीं किया था, बट आई वुड हैव लव्ड हर टू डू दैट। सेकंड, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। लोग समझते हैं कि मुझे मार्केट में 30 साल हो गए तो मैं रिस्क टेकर हूँ। जी नहीं, बचपन के जो स्कार है वो अभी भी है। तो मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। एंड अपना एक असेट अलोकेशन फॉलो करके उसको कोशिश करता हूँ कि जहां तक हो सके मैं संभाल पाऊँ। सो whatever I tell people, I also do the same thing. Regular investment through SIP, long-term investment, and a slightly less disciplined asset allocation because हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। तो कोविड के समय में मैं बहुत कुछ ज़्यादा खरीद नहीं पाया। इच्छा थी लेकिन कर नहीं पाया बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। बट मैं जो लोगों को कहता हूँ कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और एसेट एलोकेशन फॉलो करिए, वही खुद के लिए करता हूँ। मैंने लेटली कुछ गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करे हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा पैसा 100% इक्विटी में निवेश कर रखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, क्या 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना, एंड आई नो डाइवर्सिफिकेशन कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज मैंने बहुत सुन लिया, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या 100% इक्विटी में रहना लॉन्ग टर्म, अगर हम गोल्स के बारे में बात करें, क्या ये सही है? अगर आप रोहित शर्मा है तो बिंदास हुक करिए, पुल करिए, आप उसमें माहिर है। हो सकता है 1-2 बार आउट भी हो जाएंगे बट रन भी आपके वहीं पे बनेंगे। बट अगर आप लेट्स से जसप्रीत बुमराह है, आप बहुत अच्छे बॉलर है बट बैट्समैन तो उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर बेहतर है कि जब बाउंसर आए हुक करने की जगह पे डक कर ले। सर सलामत तो पकड़िए आप बहुत जी। तो आप अपनी फितरत के अनुसार खेल खेलिए। अपने नेबर ने कितना पैसा बनाया, कैसे बनाया, उसको देख के निवेश मत करिए। अब थोड़ी सी गलतियों के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हर किसी की लाइफ में होती ही है। आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए ऐसी कोई गलती करी है जो आपने, वो हो गई, उसके बाद आपने अपने आप को प्रॉमिस करा है कि ये मैं फिर से नहीं होने दूंगा? जब मैं पहली बार मार्केट में आया आर्टिकलशिप के डेज के दरमियान, तो स्पेक्यूलेशन किया, टिप के ऊपर निवेश किया, सारा पैसा खो गया। और वहीं से ठाना कि अब मतलब ये मार्केट में इस तरह पैसा नहीं खोऊंगा, प्रॉपर रिसर्च करके सही तरीके से निवेश करके पैसा बनाऊंगा। तो एक गलती वह थी कि मैं दूसरों की टिप के अनुसार कुछ सोचे समझे निवेश करता गया और नुकसान किया। बाद में वो कभी रिपीट नहीं किया। एक प्रोफेशनल गलती 2000 में की, टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी स्टॉक का बबल था, शेयर्स भाग रहे थे, हम भी कुछ चकाचौंध हो गए, मोमेंटम में बह गए और फिर मार्केट जोर से गिरा। तो एक निवेशक ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि नीलेश भाई, वो गलती आप मत करिए जो मैं खुद कर सकता हूँ। मैं जब आपको पैसा देता हूँ तो ऐसी गलती करने के लिए थोड़ी देता हूँ कि जो मैं खुद कर लूँ। तो एक समझ में आ गई कि लोग हमें प्रोफेशनल समझ के पैसा देते हैं, हमें एटलीस्ट किरदार तो उसी तरह निभाना पड़ेगा। तो पूरा फोकस अब यही है कि हम उसी तरीके से निवेश करें जहां पे बिजनेस सही हो। वैल्यूएशन में आगे पीछे भले होए बट बिजनेस में कभी गलत नहीं होना चाहिए।
तो हर रोज एक नई लर्निंग है। कोशिश यही करते हैं कि पुरानी गलतियां को दोहराए नहीं, और जी। दूसरे की गलती से जितना सबक ले सकते हैं ले लेना चाहिए। सर, हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और अगर मैंने आपसे मार्केट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा तो मुझे लगता है कमेंट्स में लोग बड़े गुस्सा होंगे मुझसे। तो क्या आप ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं जो आपको पर्सनली बड़ा एक्साइट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 years, एंड आपको लगता है कि शायद अभी ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत स्कोप लग नहीं रहा है, बट आपको पता है कि कुछ तो यहाँ पर है बात? सो आज की मार्केट में सिंस इतनी सारी नॉलेज ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी अनडिस्कवर्ड चीज तो बहुत कम रह गई है। जी। आपको रिस्क लेके ही निवेश करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप एंटरप्रेन्योर में निवेश करते हैं। जी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, जिसका विजन हो, जो एग्जीक्यूट करे और जिसकी गवर्नेंस अच्छी हो, उसमें निवेश करके आपका पैसा ज्यादातर बनेगा। सेक्टोरली देखें तो दुनिया धीरे धीरे रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। बहुत सारे काम जो आज ह्यूमन कर रहे हैं कल रोबोट्स करेंगे। हमारे पास रोबोट्स बनाने की क्षमता आज नहीं है, लेकिन उन्हें जो कंपोनेंट चाहिए उसको बनाने की क्षमता हमारे पास है। अब चाइना से आप ये सारी चीजें खरीद सकते हैं, बट फिर कौन सा रोबोट बनेगा और वो क्या करेगा आपको भरोसा नहीं रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि दुनिया हमारी कंपनी से रोबोटिक्स कंपोनेंट खरीदना पसंद करे। और जो कंपनीज प्रिसीशन इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट स्पेस में हैं और जो रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, मेरे हिसाब से वहां पे सबसे अच्छा पैसा बनने की गुंजाइश आने वाले 10 साल में है। दूसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज। वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं पे जाए तो रूट कैनल जैसी ट्रीटमेंट के लिए भी 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। MRI स्कैन कराना है तो 2-3 महीने लगते हैं। आज भारत में आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हैं, एंड आपको जल्द से जल्द वो सेवाएं मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है जैसे हमने IT इंडस्ट्री में दुनिया को अपने प्रॉब्लम्स भारत को हवाले करते देखा, वैसे ही मेडिकल साइट पे होगा। लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आएंगे। आज जो NRI आते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं अपनी यहाँ पे छुट्टियों में, कल दुनिया भी उनको कॉपी करेगी। तो मेडिकल टूरिज्म अगर आप कहें, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा, इस स्पेस में भी बहुत सारा ग्रोथ आ सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर। आई थिंक ये इसके ऊपर काफ़ी कॉन्वर्जेशन होने वाली है हमारे कमेंट्स में। सर, आजकल मैंने नोटिस करा है कि अगर आप ऑनलाइन जाओ एंड आपको अगर कोई पजामा भी खरीदना हो तो वो EMI पर अवेलेबल है। मुझे लगता है मेरी जनरेशन एंड आगे की जनरेशन बहुत फेमिलियर हो रही है क्रेडिट से और डेट से। आई अंडरस्टैंड कि बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि आपको एक बारी में पूरा पैसा नहीं देना, बट इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ना कि सिर्फ उस शॉर्ट टर्म के लिए बट एक लॉन्ग टर्म हमारी मनी साइकोलॉजी पे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जितनी चद्दरों उतने ही पैर फैलाओ। बट आज की जनरेशन कहती है कि पैर फैला लिए, अब चद्दर बड़ी बना लेंगे। तो दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है। रिस्क वहां पे लीजिए जहां पे लेने जैसा है। लिवरेज मुझे हमेशा नहीं भाता। अगर आप कंजम्पशन के लिए लिवरेज ले रहे हैं तो वो सही बात नहीं है। अगर आप निवेश के लिए लिवरेज ले रहे हैं तो वो शायद भी समझ सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको लिवरेज लेके कंजम्पशन करना है तो आज नहीं तो कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लिवरेज दो धारी तलवार है। अटैक करने में आप यूज कर सकते हैं, बट अपने आप पे अटैक मत कर लेना उससे। बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन के लिए आप नीलेश जी नहीं है, अब आपका नाम है अमन और आप है 24 साल के, और आपके पास हमने आपको दिए हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आप उस 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे? लो बॉल है, मैं कोटक म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश कर दूंगा। आप इतना ट्रस्ट है आपको, मतलब? सो मैं अमन को यही कहूंगा कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करिए। 24 साल की उम्र में आपके आगे बहुत इन्वेस्टमेंट होराइजन है, एंड एक अनुभव लीजिए डेट, इक्विटी एंड गोल्ड सिल्वर में निवेश करने का।
कुछ समय मल्टी एसेट एलोकेशन में गुजारेंगे तो आपको मार्केट कैसे चलता है, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वह समझ में आ जाएगा जी और फिर आप अपनी जर्नी खुद कर सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उस इंसान के लिए जो बिना मेहनत करे डाइवर्सिफाइड रहना चाहता है। बट आज के टाइम में लोग मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन के लेके बहुत ऑब्सेसिव हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें? सी अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो 11 लोगों की टीम होती है, अब उसमें 24 लोग नहीं रख सकते। बिल्कुल। कई बार लगता है कि वो 12वां खिलाड़ी बहुत अच्छा था बट अभी 11 से ही खेलना है, तो आप अपने माइंड में एक बाउंड्री बना लीजिए कि भाई मुझे डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और मेटल, प्रेशियस मेटल इसमें निवेश करना है और मेरे को हर निवेश के अंदर stocks are like your kids, you don't produce more than what you can manage. तो जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना ही दायरा फैलाए। 10-15 म्यूचुअल फंड स्कीम आ जाए तो आपका डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड सारों का अलोकेशन अपने आप हो जाएगा। कई बार आपके पास समय नहीं है तो 3-4 मल्टी एसेट अलोकेशन फंड ले लीजिए, अपने आप उन 4 फंड में आपका सारा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। तो सर जनरली मल्टी एसेट फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो क्या आप हमें एक तो इनका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं एंड हमें ये समझाइए कि कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए है? सबसे पहले मल्टी एसेट अलोकेशन फंड, उसमें डेट, इक्विटी और गोल्ड, रियल एस्टेट सारा आ जाता है जी। अगर आप बहुत रईस है तो आपको प्राइवेट बैंकर आके सलाम करेगा। मल्टी एसेट अलोकेशन फंड एक कॉमन मैन के लिए प्राइवेट बैंकिंग सर्विस है, जहां पे फंड मैनेजर आपके लिए डिसाइड करता है कितना पैसा डेट में लगाना है, कितना गोल्ड और सिल्वर में और कितना इक्विटी में। तो ये प्राइवेट बैंकिंग सर्विस एक कॉमन मैन के लिए अवेलेबल है। ठीक है। उसके आगे आता है फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड। ये दोनों फंड इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें अलोकेशन इक्विटी में ही होता है। नाउ मल्टी कैप फंड में कंपल्सरीली 25% आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करना है और बैलेंस 25% आप अपने व्यू के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को चॉइस है, वो 100% लार्ज कैप रखे या 100% स्मॉल कैप रखे। ठीक है। सो मल्टी कैप में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल का कंबाइंड एक्सपोजर मिलता है। फ्लेक्सी कैप में आप फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कभी वो लार्ज कैप लेगा, कभी मिड कैप लेगा, कभी स्मॉल कैप लेगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज के लिए होता है? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड, सिल्वर के लिए है। उसे आप प्राइवेट बैंकिंग सर्विस फॉर अ कॉमन मैन समझ लीजिए। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड सिर्फ इक्विटी के लिए होते हैं। अब आपको मार्केट पे इतना टाइम हो गया है, आपने आई थिंक सब कुछ देख ही लिया है। आई थिंक मोस्टली जो मार्केट में जो एक ग्रोथ का जो टाइम था, यू पार्टिसिपेटेड इन दैट फेज, बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? क्या ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स है जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो, या यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग? अब मतलब यही गोल है कि हम जितने ज्यादा भारतीयों को फाइनेंशियली सिक्योर्ड कर सके उतना अच्छा। जी। मतलब अंधेरा काफी घना है, बट अगर हर कोई कैंडल जला देगा तो धीरे धीरे अंधेरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो अपनी तो यही कोशिश है कि जितनी कैंडल जला सके, जितना नॉलेज बांट सके, कोशिश करने की। एंड क्या आपके पास कोई एक लास्ट मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर रहे हैं एंड वो भी चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी वो भी फाइनेंशियली सिक्योर हो? एक नहीं, 4 मैसेज है। सबसे पहले, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स मेंटालिटी से इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस पे आ जाए। जी। लेट नाइट मूवी देखनी, उससे अच्छा मैटिनी मूवी देखिए और जो पैसा बचे उसको निवेश करिए। बूंद बूंद से सागर बनता है, सो रेगुलर निवेश करिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो सारा पैसा जो पिछले 6 महीने 1 साल में अधिकतम रिटर्न दिया है उसमें निवेश मत करिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, अलोकेशन करिए डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट में। जल्दी का काम शैतान का। सो रातों रात अमीर बनने की उम्मीद मत रखिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। सो इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंस,
invest that savings regularly for long term in a disciplined manner, you will be financially secure. Done. Thank you so much, sir. That was a brilliant conversation. And I think मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जल्दबाजी का काम जो आपने कहा शैतान का होता है, तो पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है एंड मार्केट अपना काम कर ही लेगी. Absolutely. Thank you so much, sir. I had a wonderful time and you too. I hope आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ट्यूसडे. सो टेक केयर अंटिल देन. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.